अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं प्रेगनेंसी में। नॉर्मली जो वेसल्स हैं, पेरिफेरल वेसल्स, उसकी डायलिटेशन होती है, यानी कि पेरीफ्री पे जो रेजिस्टेंस है वेसल्स में वो कम हो जाती है। क्यों होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है, वो सेंसेस होती है। इसके अलावा ईस्ट्राडायोल जो हार्मोन्स है उसका इफेक्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट होता है। तो इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन, ये जो वेज़ोडाइलेटर्स है ना, इनकी वजह से वेसल्स की डायलिटेशन होती है। पेरीफ्री पे ब्लड जो है, इनका प्रेशर होता है वेसल्स के अंदर, वो फॉल करता है ब्लड का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो कार्डिक आउटपुट है वो 40% तक इंक्रीज़ करती है प्रेगनेंसी में। और ये जो होती है इंक्रीज़ कार्डिक आउटपुट, ये किसकी वजह से होती है? मेनली स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से होती है। हार्ट रेट में कुछ खास चेंजेस नहीं आती, 10 to 20 बीट्स पर मिनट में फ़र्क आ जाएगा। अगर हार्ट रेट पहले किसी का 60 है तो हो सकता है प्रेगनेंसी में 70-80 तक उसका हार्ट रेट रहे, लेकिन नॉर्मल रेंज में ही रहेगा। मेनली जो चीज़ इंक्रीज़ करती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जो हार्ट पंप करेगा मैक्सिमम ब्लड ताकि पूरी बॉडी में जाए ऑर्टा के थ्रू, वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जो अमाउंट होती है ब्लड की, वो ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का ज़्यादा होएगा और उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो इंक्रीज़ करती है 40% तक। वैसे तो ये 6 वीक्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और मैक्सिमम देखा जाए तो मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर 20 to 24 वीक्स पे ना जो कार्डिक आउटपुट है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो चुकी होती है, 20-30% तक। अच्छा, जो ओवरऑल प्रेगनेंसी में जो कार्डियक आउटपुट है 40% इंक्रीज़ करती है। और इंट्रापार्टम क्या चेंजिंग्स आती हैं? इंट्रापार्टम फर्दर जो है जब लेबर स्टार्ट होता है पेशेंट को, तो 15% फर्स्ट स्टेज में और 50% सेकेंड स्टेज में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करती है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ऑटो ट्रांसफ्यूजन होती है ब्लड की। अप्रोक्स 300 to 500 ml ब्लड है जो वापस मदर के सर्कुलेशन में जाता है और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करती है। तो इसके अलावा जो पोस्ट नेटल चेंजेस होती हैं उसमें तकरीबन 80% तक 60 to 80% रैपिड जो है वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी। तो ये टाइम पीरियड होता है, स्पेशली इंट्रापार्टम और जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, जिसमें पेशेंट का जो है पल्मोनरी एडीमा डेवलप होने के, CCF डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें कार्डियक प्रॉब्लम एग्रीवेट कर सकती है, स्पेशली अगर माइट्रल स्टेनोसिस की पेशेंट है। तो इसमें एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना है, फ्लूइड ओवरलोड को उसको अवॉइड करना है और रिस्ट्रिक्ट करने हैं। फ्लूइड जो आप दे रहे हो 50 ml पर आवर के हिसाब से आप उसको फ्लूइड्स देते हो। तो ये कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगी। इसके अलावा जो ECG है, ECG पे ऊपर नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आती हैं? ECG में आपको जो वेंट्रिकल और एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल्स मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है स्मॉल क्यू वेव QT एंड QRS कॉम्प्लेक्सेस, ये स्मॉल मिलते हैं आपको। इसके अलावा T वेव इन्वर्जन, T वेव फ्लैटनिंग आपको मिलेगी। ST डिप्रेशन मिलता है लैटरल इंफीरियर रीड्स में, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी मिलेगी। अच्छा, और जो होता है प्रेगनेंसी में, जो हार्ट होता है ना, वो डिस्प्लेस हो जाता है लेफ़्ट साइड पे। और अगर आप एपिक्स मीट पैल्पेट करो तो ये आपको थोड़ा लैटरली डाइवर्टेड मिलेगी एपिक्स मीट। और इसके अलावा जो साइज़ है हार्ट का साइज़, वो नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है और इसका जो मसल्स हैं, जो पट्टे होते हैं हार्ट के, वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करती है। तो ये कुछ चेंजिंग्स है। और लेफ़्ट वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है ना, हार्ट थोड़ा सा रोटेट करता है और लेफ़्ट साइड पे डाइवर्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये हार्ट में चेंजिंग्स आती हैं। कुछ नॉर्मल ECG चेंजेस हमने डिस्कस कर ली। एको के ऊपर क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं? एको के ऊपर हम क्या देखते हैं? अच्छा, ECG के ऊपर ये तो चले फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी में आपको मिलती हैं। ECG के ऊपर नॉर्मली हम क्या देख रहे होते हैं? थोड़ा बहुत हमें उसका भी नो हाउ होना चाहिए कि ECG के ऊपर एक स्मॉलेस्ट बॉक्सेस होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट बॉक्स वो होता है, उसका अगर टाइमिंग देखें तो वो 0.04 सेकेंड का होता है। उसके बाद जो उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स होगा जिसमें ये स्मॉलेस्ट वाले 5 आ रहे होंगे, उसको हम बिग बॉक्स कह देते हैं, ठीक है। बिग बॉक्स के अंदर ये स्मॉलेस्ट 5 बॉक्सेस आते हैं 0.04 सेकेंड्स के। तो इसलिए 0.04 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो एक बिग बॉक्स 0.2 सेकेंड का हो गया। इस तरह जो बिग बॉक्स है वो अगर 5 हम मिलाएं इकट्ठे तो एक बिगेस्ट बॉक्स बनता है, बिगेस्ट। और ये बिगेस्ट जो है ये 1 सेकेंड का होगा, यानी 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा
1 सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो बिगेस्ट बॉक्सेस हैं उनको आप इकट्ठे करें तो आप देख लें कि 10 सेकेंड्स कितने में बनते हैं। 1 सेकेंड मैंने आपको बता दिया इतना होता है, जिसमें 5 बिग बॉक्सेस होते हैं और स्मॉलेस्ट अगर आप देखेंगे तो 15 स्मॉलेस्ट बॉक्सेस होंगे, तो ये मिल के 1 सेकेंड बना रहा होता है। ठीक है, तो हम 10 सेकेंड्स के अंदर हमने लेना होता है हार्ट रेट। 10 सेकेंड में हम देखते हैं कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको हमने जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर लेना होता है, तो हमारे पास जो है हार्ट रेट आ जाता है। इसके अलावा एक और मेथड ये है कि जो 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये 2 आरआर वेव्स होती हैं, उसके बीच में आप बिग बॉक्सेस में स्मॉलेस्ट बॉक्स की बात नहीं कर रही, जो बिग बॉक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 आरआर के बीच में अगर 5 बिग बॉक्सेस हैं तो उसको आपने ये करना है कि 300 को 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। अगर 3 बिग बॉक्सेस हैं 300 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास हार्ट रेट आ जाएगा। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है हार्ट रेट कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये वो मेथड है जो कि रेगुलर, अगर आरआर इंटरवल रेगुलर चल रहा है, रिदम रेगुलर है, तो आप ये करोगे। अगर इर्रेगुलर रिदम है तो पूरी ईसीजी लीड मोस्टली 10 सेकंड्स की होती है, नहीं भी होती तो आप ये जो मैंने मेथड बताया इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लोगे 10 सेकंड्स कितने में बनते हैं। तो आपने उसमें जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको अपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आपके पास हार्ट रेट पर मिनट आ जाएगा 60 सेकंड्स में, जितना भी वो होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने हार्ट रेट देख लिया, रिदम देखना होता है। रेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको इर्रेगुलर रिदम मिलेगा। ठीक है, तो रेगुलर है या इर्रेगुलर है, एक्सिस डेविएशन देखनी है, राइट एक्सिस डेविएशन है या लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। इसके अलावा आपने पीआर इंटरवल देखना होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइडेंट तो नहीं है वो देखना होता है, टी वेव इन्वर्जन तो नहीं है। मायोकार्डिक इन्फार्क्शन से रिलेटेड से ये है कि उसमें जो है एसटी डिप्रेशन या एसटी एलिवेशन तो नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ईसीजी देखे कि कौन सी चेस्ट लीड्स हैं, कौन सी लिम्ब लीड्स हैं। चेस्ट लीड्स V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये चेस्ट लीड्स हैं। लिम्ब लीड्स में 1, 2, 3 AVR, AVL और AVF ये जो है ये लिम्ब लीड्स होती हैं। तो अगर हम मायोकार्डिक इन्फार्क्शन की बात करें तो जो V1, V2 में चेंजिंग्स अगर आ रही हैं तो सेप्टल वॉल MI होता है। V3, V4 में एंटीरियर वॉल MI अगर एसटी डिप्रेशन आपको मिल रहा है। 1 AVL, V5 एंड V6 इनमें अगर चेंजिंग्स हैं तो ये लैटरल वॉल MI को शो करेंगी, और 2, 3 एंड AVF में अगर है तो ये इंफीरियर वॉल MI को शो कारी होती हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जो है ये थोड़ा गाइनी से हट के है, ACS प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए, जिसमें 4 अगर MI पेशेंट को ECG के ऊपर मिलता है तो उसमें 4 लो प्लेट्स, 1 लोप्रिन टैबलेट, 1 स्टैटिन होती है और एक सबलिंगुअल आप एंजियोसेट रखवा देते हो उसको। साथ ही आप उसका ECG, एक्सरे, कार्डिक एंजाइम, CK, CKMB, CPK और ट्रॉप-T वगैरह भिजवाते हो, और ECG के ऊपर आप देख लेते हो कि ST एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है, और अगर एलिवेशन है तो उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वो आप दोगे पेशेंट को, और ST डिप्रेशन है तो उसमें परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट होता है, तो वो आप कर सकते हो। नॉर्मल ECG फाइंडिंग्स हमने देख ली। एको के ऊपर क्या मिलेगा, नॉर्मली एको के ऊपर हम हार्ट साइज़ देखते हैं। ठीक है, उसके हम मसल थिकनेस देखते हैं, जो वेल्व एरिया देखते हैं, कोई इंट्राम्यूरल थ्रोम्बा है तो नहीं बना हुआ, वो हमें उसके ऊपर नज़र आ जाएगा। माइट्रल एरिया देखेंगे, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक, पल्मोनरी, उसमें कोई स्टेनोसिस है या रिगर्ज है तो हमें वो पता चल जाएगा। डॉपलर के थ्रू हम मरमर की साउंड्स सुन लेंगे, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का उस पर हमें पता चल जाएगा। कार्डियोमायोपैथी है तो सारे चैम्बर्स डायलेटेड हमें मिलेंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन का पता लग जाता है, अगर लेस देन 45 है तो कार्डियोमायोपैथी में सारे चैम्बर्स डायलेटेड होते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 45 होती है। ठीक है, अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की पेशेंट है तो आपको ज़्यादातर माइट्रल वैल्व और एओर्टिक वैल्व की इन्वॉल्वमेंट उसमें मिलती है, और उसमें वेजिटेशंस बनी हुई होंगी, कैल्सीफाइड वॉल होगा, उसका डैमेज हो, उसमें कोई थ्रोम्बस बना हुआ, नैरोइंग होगी, तो वो आपको उस पर नज़र आ जाएगी। इसके अलावा जो है ये आपको जो है कॉमनली एको के ऊपर फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है डायमीटर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि एओर्टिक वैल्व का डायमीटर, एओर्टिक रूट डायमीटर कितना है, 20 to 37 mm होता है। लेफ़्ट एट्रियल डायमीटर जो है वो 15 to 40 mm है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक डायमीटर 35 to 56, और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक जो है वो 25 to 41 mm होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 75 की रेंज में होती है। तो ये सब हो गया। इसके अलावा जो है आप कैसे प्रोसीड करते हो, कोई पेशेंट आता है आपके पास तो उसमें यह है कि आपने हिस्ट्री लेनी, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने उससे हिस्ट्री कैसे लेनी होती है कि आपने उससे पूछना है कि उसकी एज एट डायग्नोसिस क्या थी जब वो आई थी आपके पास, तो या किसी भी डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम आई है तो उसकी एज एट डायग्नोसिस क्या थी, कार्डियक डिजीज़ की, सिम्टम्स उस टाइम पे क्या थे, पैल्पिटेशन, डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, ऑर्थोपनिया,
चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ़्ट आर्म, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स ऑन एक्सर्शन। तो ये सब चीज़ें, यानी सांस फूलता था, दिल की धड़कन तेज़ होती थी उस टाइम पे, लेटे लेटे अचानक दम तो नहीं घुटता था, उठ के खिड़की के पास चली जाती थी सांस लेने के लिए, सीने में दर्द होता हो जो कि बाईं तरफ बाजू में जाता हो या ऊपर जॉ की तरफ या दांतों की तरफ गर्दन में जाता हो, ठीक है। तो और या फिर एकदम से नीले हाथ पाँव तो नहीं पड़ जाते। तो ये आपने पूछ लेना है। साथ ही उस टाइम मतलब उस टाइम उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की लिमिटेशन कितनी थी, जिसको हम NYHA क्लास में उसको हम क्लासीफाई करते हैं। वो क्या होती है बेसिकली, फंक्शनल क्लास क्या चीज़ होती है, द लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी दैट लीड्स टू डिस्निया, ठीक है, वो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं। उसमें 4 क्लासेस होती हैं। अगर पेशेंट की कोई लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी नहीं है, स्टेबल है पेशेंट, तो वो क्लास 1 में आएगी। क्लास 2 में स्लाइट लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी होती है। क्लास 3 में होती है कि मोर देन स्लाइट लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी होगी। और क्लास 4 में होता है कि बैठे बैठे उसको रेस्ट पे भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये 4 क्लासेस के साथ ही अपने क्लास आइडेंटिफाई करना है कि जब डायग्नोसिस हुई थी उस टाइम उसके सिम्टम्स की क्या हालात थे, क्या क्लास थी। सिम्टम्स का पता चल जाए तो उसके बाद आपने उससे पूछना है कि उस टाइम डॉक्टर ने जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई थी, ECG, एको और रिपोर्ट्स पे क्या आया था और किस तरह की डिजीज़ बताई थी, डायलेटेड थी, कंस्ट्रिक्टेड थी, उस पर कोई वैल्वुलर प्रॉब्लम बताया था, और अगर ऐसा कुछ बताया भी था तो उसका इलाज उन्होंने दवाइयों के थ्रू किया है या फिर कोई वैल्व रिप्लेसमेंट की है, कोई करेक्टिव सर्जरी बताई थी उन्होंने, या फिर उन्होंने जो है कोई वैल्व रिप्लेसमेंट करके उसके बाद किसी मेडिकेशंस पे डाला है जिसके साथ आप किसी ब्लड टेस्ट के थ्रू मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। तो ये सारी अपनी डिटेल से पूछ लेना है। और अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो ओपन सर्जरी हुई है या फिर उसमें कोई लोकल लगा था, GA लगा था, उसकी डिटेल पूछनी है। अच्छा, बचपन से प्रॉब्लम थी जिसको करेक्ट किया गया था, या फिर जो है लास्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई थी, जैसे पेरिकार्डियम कार्डियोपायपैथी है तो प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री देगी पेशेंट। कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है तो वो बचपन से हिस्ट्री देगी। इसके अलावा प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग इस पेशेंट की हुई है, यानी डॉक्टर ने मना तो नहीं किया था प्रेगनेंसी को, कोई कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस की हो। इसके अलावा जो है फॉलिक एसिड लेती रही है। और आपने उससे रिलेटेड ये पूछना है कि उसके जो एडवाइस अगेंस्ट प्रेगनेंसी तो नहीं था, और अगर कोई कंजेनिटल इशू था, बचपन से उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बच्चे में बताना है प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग में कि ये आगे जाके बच्चे में भी शिफ्ट हो सकता है। अगर साथ में उसको हाइपरटेंशन भी है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें साथ में BP का भी प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिकेशन चेक करनी है। कोई भी ऑलरेडी मेडिकेशन ले रही है जो डेंजरस है प्रेगनेंसी में, तो आपने जैसे एंटीकोएगुलेंट में वार्फरिन ले रही हो तो वो आपने 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अंदर उसको शिफ्ट करना होता है हेपरिन के ऊपर। तो ये आपने सारी डिटेल हिस्ट्री ले लेनी है, कार्डियक से रिलेटेड ओवरऑल हिस्ट्री लेनी है। इसके अलावा आपने स्पेसिफिक जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं कार्डियक डिजीज़ में, जिसमें IUGR हो सकता है, तो अपने फीटल मूवमेंट्स और पैटर्न ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ का ज़रूर पूछ लेना है। और इसके अलावा कार्डियक डिजीज़ में जो चीज़ें एग्रीवेट करती हैं इसको आपने उसका भी पूछना है, जिसमें अगर पेशेंट के लिए टैकीकार्डिया ठीक नहीं है, ठीक है, तो फीवर का आपने कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज, कोई इस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं है, और एनीमिक पेशेंट तो नहीं है, सांस फूलती हो, कोई खून लगा हो उसको, कोई काले टीके लगे हों, पहले सप्लीमेंट्स एडवाइस किए हों, ब्लड की कमी आई हो तो आपने वो पूछ लेना है। एनीमिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपने गिल्लड़ वगैरह का पूछ लेना है कि गिल्लड़ का मसला तो नहीं है, उसके लिए कोई दवाई खा रही हो, या फिर कोई और हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस तो नहीं होती उसको, उसका पूछ लिया। और इसके अलावा एंजाइटी तो नहीं रहती उसे, ठीक है, उसमें भी सांस फूल सकती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। तो जो जिन प्रॉब्लम से इसकी ये कंडीशन, या ब्लड प्रेशर, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं रहता, वो भी इसलिए कार्डियक डिजीज में डेंजरस होता है, तो आपने ये चीज़ें रूल आउट कर लेनी है, साथ उसको ये प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही। तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपने साथ में रूल आउट कर लिए, साथ ही कॉम्प्लिकेशंस जो कार्डियक डिजीज से हो सकती है, जिसमें IUGR है तो फीटल मूवमेंट्स और पैटर्न ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ का आपने पूछ लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्डियक डिजीज में कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, तो उसमें क्या होगा, वो प्रॉपर उसको बैठना पड़ेगा, उसको सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, सिम्टोमेटिक होगी पेशेंट। इसके अलावा राइट हार्ट फेलियर की पेशेंट है तो उसमें साइटीज़ होंगी, लेग एडीमा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपने वो हिस्ट्री में रूल आउट कर लेना है। अगर कोई एंटीकोएगुलेंट ले रही है तो उसमें कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसको कहीं नाक मुंह कान से कहीं से कुछ खून तो नहीं आता उसको। बाकी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री पूछनी है, उसमें अगर उसको पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है तो पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी की स्पेसिफिकली ले लेनी है हिस्ट्री। कोई बच्चे में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम तो नहीं था, उससे रिलेटेड पूछ लेना है। गायनिक हिस्ट्री लेनी है डिटेल। मेडिकल हिस्ट्री में प्रीवियस कार्डियक इवेंट तो नहीं हुआ इसको, ठीक है, वो भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएगा अगर प्रीवियस इसको एरिथमियास की हिस्ट्री रह चुकी है, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक की, स्ट्रोक की, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की,
DVT की हिस्ट्री या कार्डियक अरेस्ट मायोकार्डिक इन्फाक्शन हो चुका है, इसको पल्मी एडीमा हो चुका है, CCF की पेशेंट थी या, तो ये सब जो है ना पास मेडिकल हिस्ट्री में उससे पूछ लेना है आपने। और फैमिली मेडिकल में अगेन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी। फैमिली हिस्ट्री में अगेन कोई एनॉमलस बेबी, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं थी, कोई कार्डियक डिफेक्ट्स फैमिली में हो, किसी को स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, इससे रिलेटेड आपने फैमिली में एरिथमियास की हिस्ट्री तो फैमिली में पूछ लेना है। सर्जिकल हिस्ट्री ले लेनी है, ट्रांसफ्यूजन, ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी की हिस्ट्री, ठीक है, पर्सनल सोशल हिस्ट्री, ये सब आपने ले लेनी है। नॉन स्मोकिंग और ड्रग एडिक्ट से रिलेटेड आपने पूछ लेना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपने सारा करना है, CVS का स्पेसिफिकली नहीं करना है अपना, आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, CVS से रिलेटेड भी करना है और बेबी से रिलेटेड एग्जामिनेशन भी करना है पर एब्डोमिनल। तो BMI आप पेशेंट को लेते हो, हाइट वेट वो रूटीन में आप लोगे। थायराइड आपने ज़रूर देखना है, आपने हैंड से शुरू करना है बिल्कुल इसी तरह, कोइलोनिकिया, क्लबिंग, पैलेट वगैरह देखोगे। अच्छा, और इसके अलावा सबसे पहले तो आप वाइटल्स ले लोगे पेशेंट की, जिसमें आपने उसका पल्स लेना है, उसमें रिदम, ठीक है, रेगुलर है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है पल्स का वो देख लोगे। रेडियो रेडियल, रेडियो फेमोरल डिले ज़रूर देखना है। कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है वो भी पेशेंट को हो सकता है, जो समटाइम्स लेट डायग्नोसिस होती है उसकी, अगर वो ज़्यादा सीवियर ना हो तो वो आपने चेक कर लेना है। ब्लड प्रेशर आपने दोनों साइड्स पे लेना है और इसके अलावा जो है टेम्परेचर चेक कर लेना है। और नेक्स्ट आपने ये देखना है कि उसका हैंड्स के एग्जामिनेशन के बाद आपने उसका गर्दन पे कोई थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है और लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है, उसके लिए चेक कर लेना है। और इसके अलावा जो है वो चेस्ट पे आपने उसका बायलेटरल इक्वल एंट्री, कोई एडिट साउंड, कोई क्रैपिटेशंस तो नहीं है। हार्ट से रिलेटेड ये कि पल्मी एडीमा में क्रैप्स मिलेंगे आपको, तो आपने ज़रूर देख लेने हैं। सेक्रल एडीमा चेक करना है। फ्रंट पे आपने वही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कंटोर, निपल डिस्चार्ज, एक्सिलरी ट्रे सॉफ्ट नॉन टेंडर है, लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स लार्ज तो नहीं है, वो आपने सब चेक कर लिया। अच्छा, जो कार्डियक एग्जामिनेशन CVS, उसमें आपने सबसे पहले एपिक स्पीड पैल्पेट करनी है, स्लाइटली लेटरल होगी टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। नॉर्मल प्रेगनेंसी में थोड़ा लेटरल आपको मिलेगी, वो आपने पैल्पेट कर ली। इसके अलावा आपने हीव और थ्रिल देखनी होती है। हीव क्या चीज़ होती है? हीव होती है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में, ये बेसिकली पल्सेशंस होती हैं जो आपको फील होंगी विद द पाम ऑफ द हैंड, और ये आपकी पाम जो है अपवर्ड मूव करेगी, थ्रस्ट, ठीक है, थ्रो होगी अपवर्ड, तो ये हीव जो है ना प्रेजेंट होगी, पैरास्टर्नल हीव इसको कहते हैं। इसके अलावा जो है थ्रिल क्या होता है? पैल्पेबल मरमर होता है। ये आप चारों फिंगर्स रखते हो, जो 4 एरियाज़ होते हैं वैल्व के उसके ऊपर, और अगर मरमर जो है वो स्वेयर मतलब हाई ग्रेड, ज़्यादा ग्रेड का है, तो वो आपको फील होगा फिंगर्स के नीचे। ठीक हो गया, तो आपको एरियाज़ पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, और जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है और जो राइट स्टर्नल बॉर्डर है यहाँ पे होता है, यहाँ पे कौन सा होता है? एओर्टिक एरिया। और जो लेफ़्ट साइड पे स्टर्नल बॉर्डर है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ पे होगा पल्मोनिक एरिया। 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर इज़ ट्राइकस्पिड एरिया, एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन स्लाइटली लेटरल इज़ माइट्रल एरिया। तो यहाँ पे आपको ये वाले साउंड सुनाई देंगे, तो आपने हार्ट साउंड सुन लेने हैं और उसको थंब अपने कैरोटिड पल्स के ऊपर रखना है और उसके साथ कोइंसाइड करने चाहिए। और कोई मरमर वगैरह तो उसका करेक्टर आपको पता होना चाहिए, डायस्टोलिक मरमर है या सिस्टोलिक मरमर है। सॉफ्ट इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर्स नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में मिल सकते हैं। जो डायस्टोलिक मरमर्स हैं वो पैथोग्नोमिक होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, तो उनकी आपने डिटेल बता देनी है। जो PA पे आप करोगे एग्जामिनेशन, इसके अलावा आपने फुट पे जो पिडल एडीमा के लिए देखना है, और जो PA है उस पर अगेन इंस्पेक्शन पे आपने हर्नियल ऑफिस इंटैक्ट हैं या नहीं, PA पे कोई पल्सेशंस, विजिबल मूवमेंट्स, कोई स्कार मार्क्स, ट्राया ग्रेविडेरम वो चेक कर लिया। और आपने जो पैल्पेशन है उसमें सिंपल फंडल हाइट देखनी है, और उसके बाद आपने बच्चे की लाए प्रेजेंटेशन, उसकी बैक किस साइड पे उस पर कमेंट करना है, लाइकर वॉल्यूम क्लिनिकली कितना, और एस्टिमेटेड फीटल वेट।
लाइक आपने कैसे उसको बताना है कि हर्नियल ऑफिस आर इंटैक्ट, ऑन इंस्पेक्शन देयर आर नो विजिबल पल्सेशंस और फीटल मूवमेंट्स, और स्कार मार्क्स यानी कोई सिजेरियन का स्कार या पेंडिसेक्टमी कोई अच्छा कुछ नहीं है, एंड देयर आर विजिबल स्ट्रेच मार्क्स और स्ट्राया ग्रेविडेरम आप कह सकते हो, और लीनिया नाइग्रा अगर प्रेजेंट है तो, एंड देयर इज लीनिया नाइग्रा और स्ट्राया ग्रेविडेरम प्रेजेंट, एंड फंडल हाइट इज दिस इतने सेंटीमीटर, एंड बेबी इज लाइंग longitudinally with cephalic presentation and back lying on the right side. Liker seems to be adequate and estimated fetal weight of 2.8 kg. तो इस तरह से आपने पूरा एक्सप्लेन करना है. एंड फीटल हार्ट साउंड्स आर 140 बीट्स पर मिनट, पूरे मिनट आपने लेके आपने वो बता देने हैं एंड पे. ये तो हो गया आपका सारा एग्जामिनेशन जो पेशेंट का करोगे. और स्टार्ट में आप यही मेंशन करोगे माई पेशेंट लाइंग सिटिंग कंफर्टेबली है, जिस भी पोजीशन में होती है ये लाइंग कंफर्टेबली विद हार्ट रेट ऑफ दिस और पल्स ये, रिस्पायरेटरी रेट ये, और सारा आपने उसको एक्सप्लेन कर लेना है. और हाइट ऑफ दिस और वेट ऑफ दिस ये शुरू में ही आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, सबसे स्टार्ट में. ये लॉन्ग केस में हो गया. इसके अलावा जो है इन्वेस्टिगेशन जब आप बात करते हो तो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिसमें ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर, फुल ब्लड काउंट, ब्लड शुगर फास्टिंग माना पोस्ट प्रेंडियल इफ़ अवेलेबल, और इसके अलावा जो है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें फिजिकल होता है, बायोकेमिकल होता है, और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा. रैंडम फास्टिंग ब्लड शुगर आपने मांग लिया, और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटी-HCV एंटीबॉडी टेस्ट ये आपने उनसे बेस लाइन्स में मांग लिया. स्पेसिफिक टेस्ट में ECG एको इन कार्डियक पेशेंट मस्ट, और ECG भी हमने डिस्कस कर लिया. नॉर्मल क्या फाइंडिंग्स होती हैं, अब नॉर्मल अगर कोई है तो पिक कर लें. वैसे तो कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन होती है और वही हमें सारा हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद थोड़ा बहुत नो होना चाहिए. और एको के ऊपर जो है एको हमें फ़्रेश एको चाहिए, ठीक है. एक प्रीवियस एको होती है, एक आपने फ़्रेश ज़रूर करानी है अंदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन. और इसके अलावा जो बच्चे से रिलेटेड है डेटिंग स्कैन, एनॉमली स्कैन के साथ फीटल एको बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक पेशेंट में, वो आपने मांगनी है. और रीसेंट ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन जो है आपने वो मांग लेना है साथ में. और पेशेंट एडमिटेड है 30 वीक से ज़्यादा है तो CTG और बायोफिजिकल प्रोफाइल. वैसे इन बच्चों में जो है हमें पता है कॉम्प्लिकेशन IUGR होता है, तो इनमें ग्रोथ स्कैन्स भी आपने मांगने हैं, ठीक है, सीरियल ग्रोथ स्कैन्स. और अगर ग्रोथ स्कैन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम नेक्स्ट डॉपलर की तरफ प्रोसीड करेंगे. अच्छा, और अब हम नेक्स्ट डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी में आ सकती हैं और उनकी कैसे कैसे मैनेजमेंट है, हम थोड़ा थोड़ा सा आपको बीच में डिस्कस कर लेंगे. कार्डियक डिजीज़ में हमारे पास कंजेनिटल कंडीशन होती हैं और एक्वायर्ड होती है. जो कंजेनिटल है उसमें साइनोटिक हैं, एसाइनोटिक हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स हैं कुछ, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है, कोआगुलेशन ऑफ एओर्टा. जो साइनोटिक हैं उसमें टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ है, इसके अलावा ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है. टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में क्या होता है, ये 3 कंडीशंस आ गई हैं साइनोटिक में, ठीक है. टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में 4 चीज़ें होती हैं जिसमें कि एक तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई होती है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, VST होता है, ठीक है, और पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है. लेकिन इसका अगर हम ये इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और उससे एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है. इसमें ये होता है कि जो VST छोटा सा डिफेक्ट होता है 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, उसके ऊपर जो है ना एओर्टा प्रेजेंट होता है. तो राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है वो इस डिफेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एओर्टा में चला जाता है. तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एओर्टा से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है. तो ये बेसिकली साइड बाय साइड डिफेक्ट्स चल रहे होते हैं. और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि इस डिफेक्ट के थ्रू ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है, क्योंकि एओर्टा की पोजीशन जो है ना नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली ऊपर जा रहा होता है. लेकिन ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा का मतलब है कि एओर्टा जो है राइट वेंट्रिकल के आगे जो डिफेक्ट प्रेजेंट है उससे बिल्कुल करीब है, ठीक है. तो वो जो ही राइट डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है जो नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए वो इस डिफेक्ट के थ्रू एओर्टा में चला जाएगा, क्योंकि एओर्टा की पोजीशन डिस्टर्ब हुई हुई है और साथ में डिफेक्ट प्रेजेंट है. तीसरी चीज़ ये कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है साथ में, तो जो ब्लड आगे पंप करना होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए, तो वो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से उसको काफ़ी जो वेंट्रिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट ज़ोर से करना पड़ता है और वो सारे का सारा ब्लड जो है वो काफ़ी हद तक जो उस डिफेक्ट के थ्रू एओर्टा में चला जाता है. और एओर्टा फिर ज़्यादा पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा तो जो है ना बॉडी बेबी साइनोज्ड होता है.
और इसमें जो एक कंपोनेंट है, एक तो ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा हो गया, वीएसटी प्रेजेंट होता है, साथ ही इसमें पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होती है। तो चौथा डिफेक्ट जो इसमें होता है वो तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। जब राइट साइड पे वेंट्रिकल को स्ट्रॉन्गली पुश करना पड़ेगा अगेंस्ट स्टेनोज्ड पल्मोनिक वाल्व, तो उसकी मसल्स की हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाएगी। तो ये साथ साथ ये भी डेवलप होता है लेटर ऑन जाके इसमें कॉम्प्लिकेशंस, जब हाइपरट्रोफी होगी तो ज़ाहिर है उसका अपना जो मसल की ब्लड सप्लाई वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी कंप्रेशन की वजह से। तो इनमें करेक्टिव सर्जरी होती है 4 to 6 मंथ्स ऑफ एज पे। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज़ हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जाता है, जबकि ये पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है और एओर्टा राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। तो राइट वेंट्रिकल में डिओक्सिन ब्लड होता है, वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, तो अगेन ये साइनोसिस वाली कंडीशन होती है। इसके अलावा तीसरी जो है वो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है। जो ए साइनोटिक कंडीशंस हैं उसमें AST, VST और PDA आता है। VST में क्योंकि राइट लेफ़्ट टू राइट शंट होते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे नॉर्मली प्रेशर ज़्यादा होते हैं लेफ़्ट हार्ट की साइड पे, लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उससे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी डेवलप होती है और शंट रिवर्सल होता है, राइट साइड पे प्रेशर्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो उसको फिर आइजनबर्गर सिंड्रोम बोलेंगे, और वो जो है वो सीरियस कंडीशन होती है, उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन लेटर ऑन डेवलप हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सारा ब्लड जो है ना वो लंग्स में जाना होता है। पहले लेफ़्ट साइड से जो लेफ़्ट से राइट शंटिंग थी ब्लड की सारी, और अब जो है वो राइट से लेफ़्ट शंटिंग डेवलप हो गई है। BST, AST, PDA ये तीनों जो कंडीशन है ये ए साइनोटिक कंडीशन है वैसे। और इसके अलावा जो कंजेनिटल जो कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लीन होगी, एओर्टिक स्टेनोसिस, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होते हैं विद एओर्टिक स्टेनोसिस, तो ये जो हैं ये भी कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं। एक्वायर्ड कंडीशंस कौन सी हैं, उसमें एक तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आता है, इसके अलावा एरिथमियास हो गया, मायोकार्डिक इन्फाक्शन है, पल्मोनरी एडीमा हो गया, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ये सब जो है ये एक्वायर्ड कंडीशंस हैं। हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा सब कंडीशंस को हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि कार्डियक पेशेंट की मैनेजमेंट लेबर में कैसे करते हैं, किन में सिजेरियन करते हैं, किन में नॉर्मल डिलीवरी होती है, स्पाइनल देते हैं या GA देते हैं, और सिंटो की डोजेज क्या है, PPH को कैसे प्रिवेंट करते हैं। जो हमारी फील्ड से रिलेटेड सब चीज़ें हैं, जो वाइवा से रिलेटेड हैं, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम कंडीशंस को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमें फंक्शनल क्लास पता होनी चाहिए, जो हम हिस्ट्री में ज़रूर पूछेंगे, और हमें 3-4 चीज़ें पेशेंट में हम देखते हैं कि उसमें कहीं जो है वो सिम्टम्स पूछ लेते हैं, उसमें साइनोसिस तो नहीं है, लीजन की जो है वो अगर माइट्रोस्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो उसका एरिया कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्फन सिंड्रोम एओर्टिक विद एओर्टिक रूट डायलेटेशन, तो डायलेटेशन कितनी है, ठीक है। तो हम ये लीजन की जो है वो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, साथ ही उसकी क्या कैटेगरी है लीजन की, फंक्शनल क्लास क्या है, साइनोसिस है पेशेंट में नहीं, पल्मोनरी एडीमा तो नहीं डेवलप हुआ, और इसके अलावा हम देखते हैं प्रीवियस इवेंट्स पेशेंट में है या नहीं, यानी प्रीवियस को कार्डियक इवेंट हो चुके हैं, हार्ट फेलियर रह चुके हैं, पल्मोनरी एडीमा, इस्कीमिक ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक, कोई माइट्रोस्टेनोसिस एओर्टिक स्टेनोसिस तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ना, ये एक कंडीशन होती है, इसको समझना ज़रूरी है। ये या तो जो है वो आइजनबर्गर सिंड्रोम में डेवलप हो जाती है, जिसमें रिवर्सल ऑफ शंट होता है, BST। इसके अलावा कुछ लंग्स की अपनी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए, स्क्लेरोडर्मा है, ठीक है, कोई लंग की कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ है, और इन सब कंडीशंस में होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है लंग्स के अंदर, वेसल्स के अंदर, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो बहुत स्लो होता है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता, ऑक्सीजन की जो मिक्सिंग है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन वो प्रॉपर नहीं होगी, और जहाँ पे बैरियर आता है और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो सकती, वहाँ पे वेसल्स जो हैं वो लंग्स की वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वो क्लोज कर लेती हैं ख़ुद को, जहाँ उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो उससे मज़ीद कंडीशन एग्रीवेट कर जाती है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब डेवलप हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड प्रॉपर नहीं हो चुकेगा, और थोड़ी बहुत जो रहती सती कसर है वो वेसल्स वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ऑक्सीजन मिक्सिंग। तो उसकी वजह से ये होगा लेटर ऑन पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कि पेशेंट की कंडीशन मज़ीद एग्रीवेट कर जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, साइनोसिस होगी, तो सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी पेशेंट में है, चाहे वो लंग की कोई डिजीज़ है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है जिसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होती है, जैसे माइट्रोस्टेनोसिस की पेशेंट है, तो माइट्रोस्टेनोसिस में क्या होता है कि ब्लड आगे तो जा नहीं रहा,
ठीक है। और पीछे जो लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो लंग से आ रहा होता है, तो सारा बैक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज़ करता है। पल्मोनरी एडीमा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसमें डेवलप हो जाती है, चाहे वो एओर्टिक स्टेनोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस है इसमें। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पहली बात है, प्रेगनेंसी को आपने मना करना है, होनी ही नहीं चाहिए। हो जाती है तो उसको टर्मिनेट करना है। और अगर पेशेंट इज़ नॉट विलिंग या एडवांस एज पे आई है तो उसमें आपने उसको वेज़ोडाइलेटर्स, आईवी प्रोस्टासाइक्लिन नेबुलाइज्ड या आईवी प्रोस्टासाइक्लिन देते हो। इसके अलावा सिलिडेनेफिल वगैरह आप उसको वेज़ोडाइलेटर्स देते हो। तो पल्मोनरी से सीरियस कंडीशन है और ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले, और इनको सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही इनकी डिलीवरी होती है। एओर्टिक डायसेक्शन एक कंडीशन है, एओर्टिक डायसेक्शन कॉमन नहीं है, लेकिन एओर्टिक डायसेक्शन स्पेशली अगर मार्फन सिंड्रोम के साथ है तो इसमें 5% रिस्क होता है एओर्टिक कॉम्प्लिकेशंस का, यानी इसमें डायसेक्शन डेवलप हो सकती है। मार्फन सिंड्रोम में एओर्टिक रूट की डायलेटेशन अगर है तो उस पर डिपेंड करता है। एओर्टिक डायसेक्शन होता क्या है बेसिकली कि जो वेसल वॉल होती है उसके एंड में एक ब्रेक आ जाता है और रप्चर हो जाती है, ठीक है। और इसकी एओर्टोसोमल स्पेशली अगर और ये किन कंडीशंस में देखी जाती है एओर्टिक डायसेक्शन? एहलर-डैनियल सिंड्रोम ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मार्फन सिंड्रोम जिसमें स्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, फीचर्स ऑफ टॉल स्टेचर, हाई आर्च्ड पैलेट होता है, स्कोलियोसिस और लेंस डिसलोकेशन होगी, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम जिसमें हाइपरटेंसिव होती है पेशेंट, तो उसमें एओर्टिक डायसेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व विद एओर्टिक स्टेनोसिस या एओर्टिक कोऑक्टेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं इन सब में एओर्टिक डायसेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एओर्टिक कोऑक्टेशन में एओर्टा की नैरोइंग हुई होती है, तो ब्लड पूरी बॉडी में उस तरह से उस प्रेशर से नहीं जा सकता। तो जब प्रेशर उस जगह पे ज़्यादा पड़ेगा, ब्लड का लोड ज़्यादा पड़ेगा नैरोइंग के ऊपर, तो वहाँ पे डायसेक्शन हो जाएगी एओर्टा की। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व विद एओर्टिक स्टेनोसिस उसमें भी सेम फिनोमेना है। टर्नर सिंड्रोम में पेशेंट हाइपरटेंसिव होती है तो उसमें वेसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसमें एओर्टिक डायसेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एहलर-डैनियल सिंड्रोम में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम है, कोलेजन प्रॉब्लम होता है। मार्फन सिंड्रोम में भी डायसेक्शन के चांसेस। मार्फन सिंड्रोम में 5% रिस्क होता है एओर्टिक कॉम्प्लिकेशंस का। एओर्टिक रूट डायलेटेशन हम देखते हैं, अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है और आउटकम अच्छा होता है। अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेशन है एओर्टिक रूट की तो उसमें डायसेक्शन होने के भी चांसेस हैं और उसमें आउटकम भी पुअर डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन होती है। मैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? एओर्टिक डायसेक्शन की पेशेंट आती है, रेज ब्लड प्रेशर होता है, इंटरस्कैपुलर इनका पेन होगा, ठीक है। और इनके लिए हम CT, MRI और एको कराते हैं और एओर्टिक रूट का हम डायमीटर देख लेते हैं कि कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा इनमें सीरियल एकोस होती हैं और साथ में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस एक कंडीशन है जो कि कॉमन है, जो वाइवा में आ सकती है, लॉन्ग केस में आ सकती है। माइट्रल स्टेनोसिस जो है ये पेशेंट हिस्ट्री देगा ज़्यादातर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, फीवर, फ्लू, जॉइंट पेन की हिस्ट्री होगी पेशेंट में, और उसके बाद या तो उसमें करेक्टेड वैल्व के साथ वो आएंगी, वैल्व रिप्लेसमेंट हुई होगी, या फिर सिर्फ ये हिस्ट्री देंगी और वैल्व की इन्वॉल्वमेंट होगी लेकिन उसमें कोई करेक्टिव सर्जरी वगैरह नहीं होगी, हो सकता है सिर्फ वो मेडिकेशंस ले रही हो। तो माइट्रल स्टेनोसिस में जो रीज़न है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है कि सोर थ्रोट होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से। जब वो गले का इन्फेक्शन कॉज करता है तो साथ ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ ना सिर्फ उस जर्म्स के अगेंस्ट एक्ट करती हैं बल्कि वो बॉडी के अपने टिश्यूज़, हार्ट, ब्रेन, मसल के अगेंस्ट जो है ना एक्शन शुरू कर देती हैं और बॉडी में अपने एंटीजन्स को फ़ौरन कंसिडर करती हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि प्रॉब्लम जो है एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं और बॉडी के बाकी टिश्यूज़ के ऊपर भी एंटीबॉडीज़ इफेक्टकारी होती हैं। तो इस पे हमें जो फाइंडिंग्स मिलती हैं उसमें पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिलेंगे, और इसके अलावा जो है एरिदीमा मार्जिनेटम मिलता है, सिडहेम स्कोरिया यानी मूवमेंट्स होंगी आर्म्स की और रैपिड मूवमेंट्स होती हैं, और इसके अलावा ESR CRP रेज्ड होगा इनमें, और WBC काउंट इनमें बड़ा हुआ होता है, एथेल्जियाज होते हैं, तो इनको जोन्स क्राइटेरिया कहते हैं जिसकी बेसिस पे हम इनको डायग्नोज कर रहे होते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन ये होती है हार्ट के ऊपर के माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक वाल्व की इन्वॉल्वमेंट, वेजिटेशंस डेवलप होती हैं और नैरोइंग डेवलप हो जाती है। तो इनमें बेसिकली हमने ये करना होता है इन पेशेंट्स में कि इनमें हमने क्योंकि ये माइट्रल स्टेनोसिस में बेसिकली हमने टैकीकार्डिया को प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि अगर इनमें टैकीकार्डिया हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो तो इनमें बाद में एरिथमियास डेवलप होने के चांसेस होते हैं। वेंट्रिकल अपना बीट कर रहा होता है और रेट के आपने बीट करना, कोई उनमें सिंक्रोन वो नहीं होता, अपने अपना बीट कर रहे होते हैं और साथ में उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशंस डेवलप होती हैं, लेटर ऑन थ्रोम्बस बन जाएगा जिसमें ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या DVT होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने इसमें टैकीकार्डिया को रेट को कंट्रोल करना होता है।
हमने डायरेटिक्स देने होते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी है। और इनमें अगर माइल्ड टू मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस है, यानी इसके 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर लेस दैन 1 है तो सवेयर माइट्रल स्टेनोसिस है, 1 to 1.5 तक मॉडरेट है, और ग्रेटर दैन 1.5 अगर सेंटीमीटर एरिया है पर मीटर स्क्वायर तो ये माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस है। माइल्ड टू मॉडरेट है अगर, तो उसमें हम मेडिकेशंस पे रख सकते हैं पेशेंट को, जिसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स दे के हम उसको कर सकते हैं। आप सेफ़ होती है बलून माइट्रल वेल्वोटमी इन प्रेगनेंसी। लेकिन अगर सवेयर माइट्रल स्टेनोसिस तो उसमें ओपन जो है माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट ज़रूरी हो जाता है। और सवेयर की केस में आपने सिजेरियन सेक्शन करना होता है। माइल्ड टू मॉडरेट में आप नॉर्मली डिलीवर उसको करा सकते हो। इन पेशेंट्स में इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैकेनिकल हार्ट वैल्व्स इसके अलावा आते हैं। या पेशेंट आएगी आपके पास, वो हेड उसका वैल्व रिप्लेस हुआ होगा, चाहे वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की पेशेंट थी, पहले उसमें वैल्व रिप्लेसमेंट हुई है, या फिर कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम थी उसकी, जिसके बाद उसकी करेक्टिव सर्जरी हुई है और वैल्व उसका रिपेयर हुआ है। दोनों कंडीशन में आपने मैनेजमेंट वैल्व रिप्लेसमेंट कैसे करनी है कि उसमें अगर बायोसिंथेटिक वैल्व लगा हुआ है तो उसमें उसकी शॉर्ट लाइफ होती है 6 to 8 ईयर्स की, उसमें वो कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं ले रही होती। लेकिन अगर मैकेनिकल वैल्व की रिप्लेसमेंट हुई है तो उसमें प्रोटोकॉल ये होता है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें 6 वीक्स जब प्रेगनेंसी के बाद उसमें आप स्टॉप कर देते हो वारफरिन को और उसको शिफ्ट कर देते हो क्लैक्सिन पे, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे। फर्स्ट 3 मंथ्स 12 वीक्स तक वो हेपरिन लेती है, और 12 वीक्स से लेके 36 वीक्स तक उसको दोबारा जो है हेपरिन से वारफरिन पे शिफ्ट करते हो। 36 वीक्स ऑनवर्ड आप दोबारा उसको लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पे डालोगे, और जब वो लेबर स्टार्ट होता है तो हेपरिन स्टॉप कर दोगे। और 6 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी आपने दोबारा से उसको हेपरिन स्टार्ट करनी है। और सेकंड डे पे आपने, सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे, यानी 48 या 72 आवर्स आपने उसका INR चेक करना है। INR 2.5 3.5 होना चाहिए। तो आपने उसको हेपरिन स्टॉप करके आपने उसको वारफरिन पे डाल देना है, यानी कि वो 3rd डे का ओवरलैप नहीं है। आप सेकंड पोस्ट ऑफ डे पे उसको वारफरिन पे डाल सकते हो अनटिल अनलेस उसका INR 2.5 से 3.5 तक हो जाए। और अगर नहीं होता तो आप क्लैक्सिन जारी रखो और उसके साथ वारफरिन स्टार्ट करा दो। जो ही उसका INR 2.5 3.5 होता है तो क्लैक्सिन स्टॉप करके आप साथ में उसको हेपरिन स्टॉप करके आप उसको वारफरिन स्टार्ट करा देते हो। तो ये इसका बस मैकेनिकल हार्ट वैल्व से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वारफरिन है उससे एम्ब्रियोपैथी होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप देते हो, उससे बच्चे को रिस्क ज़्यादा होता है। और जो हेपरिन है उससे मदर को रिस्क ज़्यादा है। उसमें उसका अगर वैल्व लगा हुआ है तो हो सकता है उसमें दोबारा से थ्रोम्बोसिस हो जाए, या फिर उसमें हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। तो अगर वैल्व के साथ पेशेंट आती है, वैल्व रिप्लेसमेंट हुई है, तो आपने इस तरीके से मैनेजमेंट माइंड में रखनी है। अगर माइट्रल स्टेनोसिस के साथ आती है तो उसमें आपने डायरेटिक्स, फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट करना है, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, उसकी वेल्वोटमी से रेडी डिस्कस कर लेना है, कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन करानी है। और आपने उसमें जो है ना माइट्रल स्टेनोसिस में जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी एडिमा डेवलप होने के चांसेस होते हैं, CCA डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो उसकी कैटेगरी आप देख लो एको करा के कि उसका वैल्व एरिया कितना है। सवेयर है तो आपने उस तरीके से मैनेज करना है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। और अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप उसको नॉर्मली भी स्पॉन्टेनियस डिलीवरी भी उसकी कर सकते हो। वैल्व वाली पेशेंट है अगर, तो उसमें आपने ये करना है कि प्लान डिलीवरी होती है, इंडक्शन उसकी करोगे आप। और इंडक्शन आपने उसकी जो ही लेबर में जाएगी हेपरिन उसकी स्टॉप कर दोगे आप। हाँ, अगर पेशेंट वारफरिन पे थी और वो अचानक लेबर में आती है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आपने उसको क्या करना है कि सिजेरियन से डिलीवर करना है। अदरवाइज़ आपने इन पेशेंट्स को प्लान डिलीवरी के थ्रू आप नॉर्मली इंड्यूस करके आप उसको डिलीवर कर सकते हो 37-38 वीक्स पे। अच्छा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है नेक्स्ट, मायोकार्डिक इन्फाक्शन। इसमें क्या होता है, मायोकार्डिक इन्फाक्शन होता क्या है बेसिकली, जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको सप्लाई मिली होती है कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। कोरोनरी आर्टरीज़ में किसी भी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की पेशेंट है जिसमें वैल्व के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और जब वहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो नैरोइंग हो जाती है आर्टरी का डायमीटर तंग हो जाएगा, उसमें ब्लड जो है वो मुश्किल से पास होगा और वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ब्रेकेज होगा उस जगह से जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है, और जब ब्रेकेज होगा तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, थ्रोम्बस बन जाएगा और वो ब्लॉक कर देगा उसको। ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मार्फन सिंड्रोम विद एओर्टिक रूट डायलेटेशन की पेशेंट है जिसमें एओर्टिक डायसेक्शन डेवलप हो गई है किसी भी वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, तो उसमें भी जो है ना ब्लेटोन थ्रोम्बस बनेगा और उसमें भी मायोकार्डिक इन्फाक्शन डेवलप हो सकता है। या फिर
अगर वहाँ पे किसी भी वजह से स्पैज़म हो गया आर्टरी का, जो कि कोल्ड स्ट्रेस एक्सरसाइज में स्पैज़म डेवलप हो सकता है आर्टरीज़ का, उसमें भी नैरोइंग होगी, ब्लड फ्लो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है और ब्लड क्लॉट बन सकता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ये होता है कि ये जो आर्टरीज़ होती हैं, जो मसल हार्ट की मसल को सप्लाई कारी होती हैं, इनमें ब्लॉकेज हो जाता है और मसल को ब्लड मिलना ख़त्म हो जाता है, मसल की डेथ स्टार्ट हो जाती है, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। और इसके लिए हम ECG के ऊपर ST डिप्रेशन मिलेगा, ST एवल्यूशन, 2 तरह की हमें फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, उसकी बेसिस पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। प्रेगनेंसी में परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कर सकते हैं या थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी हम प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए साथ में लोप्रीन, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, वो हम देते हैं और स्टैटिन्स हम इस पेशेंट को अवॉइड कराएंगे। साइड बाय साइड हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, वो सारा हम उसको बता देंगे। जो एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस की जहाँ तक बात आती है, तो इन पेशेंट्स में कराना है जिनमें प्रीवियस इवेंट हो चुका है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, या फिर जिनमें रिपेयर्ड वेल्व्स हैं, या फिर अनरिपेयर्ड वेल्व्स के साथ भी अगर कोई पेशेंट है तो, या फिर पार्शली रिपेयर्ड डिफेक्ट है या कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन वाली पेशेंट है, तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस करनी है। और प्रोफाइलेक्सिस के जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं वो सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम या सेफाजोलिन 1 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, या एमोक्सिसिलिन 2 ग्राम IV ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वैनकोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। जो EBM में डोजेजेस लिखी हुई हैं उसमें जो है वो 2 ग्राम IV एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन 120 मिलीग्राम IV लिखा हुआ है एट द ऑनसेट और रप्चर्ड मेम्ब्रेन और प्रायर टू सिजेरियन सेक्शन, और उसके बाद 500 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन 6 आवर लेटर आप दे सकते हो उसको। और इसके अलावा अगर पेंसिलिन से एलर्जी है तो वैनकोमाइसिन 1 ग्राम IV या टीकोप्लेनिन 400 मिलीग्राम IV आप दे सकते हो। जो JP माला में और जो मोस्टली कार्डियोलॉजी में जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं 1 ग्राम IV, या फिर जो एजोमैक्स या फिर वैनकोमाइसिन जो है ना वो पेशेंट को आप दे सकते हो। इसके अलावा एक कंडीशन होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और इसमें जो है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसमें डर ये होता है कि एक्सरसाइज में प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी हार्ट की और पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री भी है साथ में सडन कार्डियक डेथ की, तो इन पेशेंट्स में इस चीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है और इनमें नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें बीटा ब्लॉकर्स देते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और या फिर सिम्टोमेटिक वुमेन है तो उसमें आप बीटा ब्लॉकर्स दोगे। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का ये है कि उसकी डायग्नोसिस के लिए कि 3rd ट्राइमेस्टर में होगा या इमीडिएटली पोस्टपार्टम हो सकता है विदिन 6 मंथ्स। और इसमें जो एको के ऊपर फाइंडिंग्स मिलेगी, सारे के सारे चैम्बर्स डायलेटेड मिलेंगे। प्रीवियस इन पेशेंट्स में कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है, बाकी सब कंडीशंस रूल आउट हो जाती हैं। और इनकी जो है इजेक्शन फ्रैक्शन जो होती है एको के ऊपर सारे चैम्बर्स डायलेटेड के साथ, वो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 45% से कम होगी। ट्रीटमेंट इनका ये होता है कि आपने हार्ट फेल की बाकी कॉजेज़ को रूल आउट कर लिया, इनको ऑक्सीजन देंगे, प्रॉपर रखेंगे, डायरेटिक्स देंगे, वेजोडाइलेटर्स देंगे जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वगैरह हैं जो रिलैक्सेशन करेंगे। और ACE इनहिबिटर्स अगर पोस्टपार्टम पीरियड में तो हम ACE इनहिबिटर्स भी इनको दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज़ कितने अरसे में उसका जो है ना उसका फंक्शन वापस होता है, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर विद इन आफ्टर डिलीवरी उसका फंक्शन किस हद तक इम्प्रूव होता है, उसी के ऊपर उसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। नेक्स्ट एक कंडीशन है एक्वायर्ड कंडीशन जिसमें एरिथमियाज आते हैं, जिसमें जो है ना साइनस टैकीकार्डिया जो है अगर पेशेंट को है तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि उसमें कोई फीवर, एंजाइटी, इन्फेक्शन, कोई थायरोटॉक्सिकोसिस इस तरह का कोई प्रॉब्लम या पल्मोनरी एम्बोलिस तो नहीं है। आपने ये सब चीज़ें रूल आउट कर ली तो फिर उसका जो प्रेगनेंसी में कोई इतना खास सिग्निफिकेंस नहीं है। साइनस टैकीकार्डिया को आप नॉर्मली भी उसको डील कर सकते हो। इसके अलावा जो कॉमनली देखा जाता है प्रेगनेंसी में वो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। जो SVT अगर आ जाता है तो उसमें आपने उसको वेगल मैनूवर्स करने हैं, अगर उससे नहीं ठीक होता तो एडिनोसिन या IV विरेपामिल या बीटा ब्लॉकर्स आप देख के उसको स्टॉप कर सकते हो। एक चीज़ होती है कोर पल्मोनेल, ये क्या होता है कि अगर लंग की कोई कंडीशन है और उसकी वजह से फॉर एग्जांपल लंग में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हुई हुई है और हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स में क्योंकि प्रेशर इतना इंक्रीज है तो ब्लड सारे का सारा वापस हार्ट पे आएगा।
राइट हार्ट साइड पे स्ट्रेन बढ़ेगा, वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो सकता है डेवलप हो जाए, क्योंकि वो उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है लंग्स में ब्लड भेजने के लिए, लेकिन लंग्स में क्योंकि हाइपरटेंसिव प्रेशर ज़्यादा है तो वो ब्लड जो उस तरह से लंग्स में सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो पीछे प्रेशर हार्ट पे पड़ेगा और हार्ट पे राइट हार्ट साइड फेलियर और अल्टीमेटली लेफ्ट हार्ट साइड फेलियर डेवलप होता है। तो इसको हम कहते हैं कोर पल्मोनरी सेकेंडरी टू यानी लंग डिजीज़। अगर हार्ट को प्रॉब्लम यानी प्राइमरी हार्ट की कंडीशन इसमें नहीं होती, प्राइमरी लंग की डिजीज़ होती है, तो इसको कोर पल्मोनरी बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है JVP, जो कि हम में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन जो हमने किया उसमें JVP मैंने मेंशन करना मैं भूल गई थी। JVP मस्ट है, उसमें भूलना नहीं है, भूल गए तो आप गए। तो उस जो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में आप कर रहे होते हो तो JVP अपने नेक पे ज़रूर देखनी है कार्डियक पेशेंट में। फ्लूइड ओवरलोड के लिए या JVP किन कंडीशन में रेज्ड होती है, ये राइट हार्ट साइड फेलियर में, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या पेरिकार्डियल कंप्रेशन है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में राइट जो है ना ये JVP रेज्ड होगी। JVP होती क्या है, ये पल्सेशंस होती हैं, अपर लिमिट ऑफ पल्सेशन को हम हाथ में यूज करते हैं। और जो हार्ट होता है जिसमें इंफीरियर वेना केवा जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रही होती है, इसकी ब्रांचेस होती हैं नेक में जिनको जुगुलर वेन्स कहते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती हैं। जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है उसकी हम पल्सेशंस देख रहे होते हैं नेक में। नेक को राइट साइड पे हम पेशेंट को कहते हैं नेक को टिल्ट करे और लेफ़्ट साइड पे टिल्ट करे और राइट साइड पे हम उसकी नेक के ऊपर हम उसकी विजिबल पल्सेशंस देखते हैं। अच्छा, कैरोटिड पल्स में और JVP में ये फ़र्क होता है कि कैरोटिड पल्स को प्रेस करने से वो ख़त्म नहीं होती, जबकि JVP को अगर प्रेस करोगे तो ये विजिबल नहीं रहेगी। इसके अलावा JVP पोजीशन के चेंज करने से चेंज होती है, कैरोटिड पल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और JVP को पैल्पेट नहीं कर सकते जबकि कैरोटिड पल्स को आप पैल्पेट कर सकते हो, तो ये दोनों में फ़र्क होता है। बाकी आपने मेजर कैसे करना होता है कि आपने जो JVP है उसके ऊपर आपने स्केल रखना है, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर कोई पेपर है वो आप देख लो कि जहाँ आपके JVP की अपर लिमिट आपको 45 डिग्री पे पेशेंट को होना चाहिए, वहाँ पे अगर अपर लिमिट ऑफ पल्सेशन जहाँ पे आप जो स्टर्नल एंगल होता है उसके ऊपर हमने वर्टिकल फुट को रखना है। फुट के ऊपर मेजरमेंट्स होती हैं सेंटीमीटर्स में, वर्टिकली उसको रख दिया और एक साइड पे हमने हॉरिजेंटल वे में एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया और अपर लिमिट ऑफ जो पल्सेशंस होती हैं वहाँ पे हमने उसको रखा जहाँ से पल्सेशन शुरू हो रही है और उसको बिल्कुल हॉरिजेंटल रखना है आपने। और वो पेपर उस फुट को जो हमने वर्टिकल रखा हुआ है 90 डिग्री पे स्टर्नल एंगल के ऊपर जहाँ पे टच करेगा, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर पे टच करता है तो उन 2 सेंटीमीटर में हमने 5 सेंटीमीटर ऐड करने हैं, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है बिलो दैट स्टर्नल एंगल, उसका डिस्टेंस वो हम बीच में ऐड करेंगे और उसमें मज़ीद ये जो 2 सेंटीमीटर ऐड करके अगर 7 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर बन रहा है तो ये रेंज में आ रहा है, 4 to 10 की रेंज में आता है, तो ये नॉर्मल है JVP। तो इस तरह से हम JVP को मेजर कर लेते हैं। यूट्यूब पे इसकी बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। एक तो एक्वायर्ड और कंजेनिटल है, एक है लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। लो रिस्क कौन से पेशेंट्स होते हैं, जिनमें स्मॉल जो है ना राइट टू लेफ्ट हैंड स्मॉल लीजन्स होती हैं, राइट टू लेफ्ट हैंड्स होते हैं, स्मॉल VST AST PDA स्मॉल लीजन्स होंगी। इसके अलावा जो लो रिस्क पेशेंट्स होते हैं बायोसिंथेटिक वैल्व्स वाले लो रिस्क पेशेंट होते हैं। मार्फन सिंड्रोम है लेकिन साथ में एओर्टिक रूट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व है लेकिन एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं है, तो ये लो रिस्क पेशेंट्स हैं। रिपेयर्ड वैल्व्स जिनका नॉर्मल कार्डियक फंक्शन है वो भी लो रिस्क में आते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क के पेशेंट्स वो हैं जिसमें अनकरेक्टेड साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, अनकरेक्टेड अनरिपेयर्ड एओर्टिक स्टेनोसिस है, मॉडरेट टू सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, मॉडरेट टू सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस है, ये या लार्ज जो है AST BST PDA लार्ज डिफेक्ट्स हैं इनके अंदर, तो ये जो हैं इंटरमीडिएट रिस्क में आते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल हार्ट वैल्व्स ये भी इंटरमीडिएट रिस्क वाले पेशेंट्स हैं। हाई रिस्क पेशेंट्स वो हैं जिनमें कार्डियोमायोपैथीज़ के पेशेंट्स आते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स इसमें हैं, इसमें मार्फन सिंड्रोम विद एओर्टिक रूट इन्वॉल्वमेंट या कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। तो ये एक कैटेगराइजेशन होगी इनकी। कौन से पेशेंट्स जिनमें इंडिकेशन होती है टर्मिनेशन की, तो उसमें सवेयर एओर्टिक स्टेनोसिस है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स, कार्डियोमायोपैथी विद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और माइट्रल स्टेनोसिस विद एओर्टिक रूट, मार्फन सिंड्रोम विद एओर्टिक रूट इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा जिनमें आइजनमेगर सिंड्रोम डेवलप हुआ हुआ है, ये सब जो है ना इनमें टर्मिनेशन जो है वो इंडिकेटेड होती है।
और आपने पेशेंट्स को इनको मैनेज कैसे करना है कार्डियक पेशेंट्स को, कि अगर ये पेशेंट आते हैं तो एक तो कार्डियोलॉजी ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, फ्रेश एको इनका ज़रूरी है, कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन करानी होती है सबसे पहले, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करोगे और पहले से कार्डियोलॉजी यूनिट में आपने इनका अरेंजमेंट सारा पेशेंट का रखना होता है। बेड रेस्ट, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होती है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो बेस्ड होती है कि आपने इनमें ओवरलोड को प्रिवेंट करना होता है, तो इसलिए इनमें अगर आपने फ्लूइड्स देने हैं तो रिस्ट्रिक्ट करने हैं, ये की है मैनेजमेंट की। इसके अलावा डायरेटिक्स देने होते हैं इन पेशेंट्स को, बीटा ब्लॉकर्स दोगे रेट कंट्रोल के लिए, और इसके अलावा आपने इनमें एंटी प्लेटलेट्स देने होते हैं, एस्प्रिन वगैरह। एंटी कोएगुलेंट थेरेपी जो है जिसमें लो मॉलिक्यूलर हेपरिन या वॉर्फिन, वो जिनमें वैल्व की है, ये थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस के अकॉर्डिंग आप दोगे, या फिर जिनमें वैल्व की रिप्लेसमेंट हुई है उनमें आप ये भी साथ में ऐड करोगे। एंटीनेटल विजिट्स कैसे कराते हो कार्डियक पेशेंट्स में, वैसे तो इनमें 2 to 4 वीकली होता है टिल 24 वीक्स, उसके बाद आपने इसको 2 वीकली कराना है टिल 32 वीक्स, और 32 वीक्स ऑनवर्ड आपने इनकी वीकली विजिट्स कराने होते हैं टिल डिलीवरी। एनॉमली स्कैन इनमें आप कराओगे, लेकिन इनमें फीटल एको मस्ट है, वो आपने कराना है, और ग्रोथ स्कैन्स कराने हैं क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेशन में फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो मैनेजमेंट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, डाइट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्व वाली पेशेंट आती है वैल्व रिप्लेसमेंट के साथ, तो इनमें एक तो मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये वॉर्फरिन ले रही है तो उसमें PT INR आप कराते हो वीकली, और अगर ये पेशेंट लो मॉलिक्यूलर हेपरिन पे तो उसमें मॉनिटरिंग ऐसे नहीं चाहिए होती। अगर ओवरवेट पेशेंट है या बहुत लो BMI के साथ है या रीनल प्रॉब्लम है, उसको कोई डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इसमें anti-10A लेवल्स आप कराते हो, और अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन में जो है वो आप APTT जो है उससे मॉनिटर कर लेते हो। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन इसलिए भी अच्छी है कि इसमें लेस चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं, इसमें ब्लीडिंग रिस्क कम होता है, तो ये बेटर इसकी प्रोफाइल है, तो आप ये प्रेफरेबल यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन। 2 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से इसकी डोजेज होती है। और बाकी हमने ये देखना है कि पेशेंट को फर्स्ट स्टेज पे और ड्यूरिंग लेबर आप कैसे मैनेज करते हो, उसमें आपने ये करना होता है कि एक तो ये पेशेंट्स के वाइटल्स लोगे आप, ठीक है, पल्स, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट, टेम्परेचर, पल्स ऑक्स के थ्रू आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है पेशेंट की। आइडली कार्डिक मॉनिटर अगर अटैच है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो इसमें कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग होती है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अपने हार्ट रेट ऑस्कल्टेट करना है एवरी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 15 मिनट्स और सेकेंड स्टेज में 5 मिनट्स। और इसके अलावा आपने इसमें जो हार्ट रेट ऑस्कल्ट अगर आपने उसका इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना होता है, उसके लिए उसकी अगर CVP लाइन पास नहीं है तो आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है हाफ आवरली, और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है इन पेशेंट्स का। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इनमें 50 ml पर आवर के हिसाब से आप इनको फ्लूइड्स दोगे, डायरेटिक्स यूज़ करोगे इनमें, स्पेशली पोस्ट डिलीवरी को 20 to 40 mg IV लैसेक्स देते हो आप। इसके अलावा इनमें ये होता है कि आपने इनको प्रॉपर रखना है, लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में रखना है, और ऑक्सीजन देनी है बाय मास्क, और एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, पार्टोग्राम मेंटेन करना है इन पेशेंट्स का। और इसके अलावा इनमें बोलस डोज ऑक्सीटोसिन की नहीं देनी। इनमें आपने PPH की प्रिवेंशन के लिए 800 माइक्रोग्राम ऑर्थोटेक आप दे सकते हो पर रेक्टल, और इसके साथ अगर आपने ऑक्सीटोसिन लेनी है तो पीट चैम्बर में 50 ml नॉर्मल सेलाइन में आप एक एम्प्यूल सिंटो का डाल के उसको स्लो इन्फ्यूजन पे स्टार्ट कर दें, और जब यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाए तो आप ये इन्फ्यूजन स्टॉप कर दें। तो इस तरीके से आपने उसको देनी है। और अगर इसके अलावा और सेकंड स्टेज जो होती है नॉर्मल डिलीवरी में, उसको शॉर्टन करना है आपने, ठीक है। डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स लगा के आप उसको शॉर्टन कर सकते हो ताकि हार्ट पे स्ट्रेन ना पड़े ज़्यादा। इस तरह से मैनेज करना है। पोस्ट अब किन पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी करनी है, इंडक्शन करनी है, किन में सिजेरियन करना है। तो जो इंडिकेशंस है सिजेरियन की, उसमें कार्डियोमायोपैथीज़ के पेशेंट जो है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन इनमें डेवलप हुई हुई है, ये जिनमें सवेयर माइट्रल स्टेनोसिस है, सवेयर एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो ये सब पेशेंट्स हैं। या
मार्फन सिंड्रोम में एओर्टिक रूट इन्वॉल्वमेंट मोर देन 4.5 सेंटीमीटर जिसमें डायलिटेशन है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं वो सब के सब उनमें आप सिजेरियन करोगे। बाकी पेशेंट्स में आप उसको स्पॉन्टेनियस डिलीवरी के लिए छोड़ते हो, और जिनमें आपने वारफरिन या एंटीकोगुलेंट दे रहे हो उनको आपने प्लान डिलीवरी करनी होती है, इंड्यूस करना होता है 37-38 वीक्स पे। और डेक्सा जो आप लगाते हो आप लो डोज में लगाओगे 6 मिलीग्राम 6 आवरली, ठीक है। और इनको आपने इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इंडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, और ऑक्सीटोसिन भी इन्फ्यूजन जो है वो भी आप इंडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन इंडक्शन के लिए जो ऑक्सीजन इन्फ्यूजन आप यूज़ करोगे उसके लिए आपने डाइल्यूशन ऐसे रखनी है कि अगर आप नॉर्मल 500 ml में 1 लीटर में अगर आप प्राइमरी के लिए 5 यूनिट्स और मल्टी के लिए 2.5 करते हो तो आपने वो फ्लूइड हाफ कर लेना है। 500 ml में आपने 5 यूनिट्स या 2.5 फॉर मल्टी एंड 5 यूनिट्स फॉर प्राइमरी आप उसमें यूज़ करोगे। और जो ड्रॉप्स होते हैं वो आपने कैसे करने हैं, वो आपने हाफ़ कर लेने हैं। कंसनट्रेशन डबल कर ली और इन्फ्यूजन रेट आपने हाफ़ कर लेना है, यानी अगर आप 8 ड्रॉप्स पर मिनट पे स्टार्ट करते हो तो आप 4 ड्रॉप्स पर मिनट पे स्टार्ट करोगे, और वैसे आप मैक्सिमम 64 ड्रॉप्स पर मिनट पे लेके जाते हो तो आपने इन पेशेंट्स में आपने 32 ड्रॉप्स पर मिनट पे लेके जाना है, ठीक है। और साथ में आप पार्टोग्राम को उसको उसी तरह से आप मेंटेन कर रहे होते हो। और इनमें हाई रिस्क कंसेंट ज़रूर लेना है आपने, और अगर इनमें ये पेशेंट्स अगर एनीमिक होते हैं तो इनमें लेसिक्स कवर आपने ज़रूर देना है, और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपने इनको लेसिक्स देना होता है, और थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस भी इन पेशेंट्स में आपने करनी है। जनरल एनेस्थीसिया किन पेशेंट्स में है, सवेयर एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस या कार्डियोमायोपैथीज की पेशेंट है तो इनमें आपने जनरल एनेस्थीसिया देना है। बाकी सब पेशेंट्स में आप स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हो। सिजेरियन सेक्शन की इंडिकेशन में एक वो पेशेंट भी आती है जो कि वारफरिन ले रही थी लेकिन प्लान डिलीवरी का आपके पास टाइम ही नहीं है, वो अचानक लेबर में आती है तो आपने उसको इमरजेंसी में उसका सिजेरियन करना है, उसको नॉर्मली डिलीवर नहीं करवाना है ऐसी पेशेंट को। एओर्टिक स्टेनोसिस और माइट्रल स्टेनोसिस दोनों की मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है? बेसिक मैनेजमेंट में फ़र्क यही होता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस प्री लोड पे डिपेंड कर रही होती है, तो इनमें हमने जो है वेज़ोडाइलेटर्स जो हैं वो सोच समझ के देने, इनमें हमने नहीं देने होते वेज़ोडाइलेटर्स। और क्योंकि इनका सारा का सारा दारोमदार प्री लोड पे होता है। और इसके अलावा बाकी हमने इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन तो करनी है और साथ में डायरेटिक्स वगैरह देने हैं। ज़्यादा जो कॉमनली प्रेजेंट करेंगे हमारे पास पेशेंट वो माइट्रल स्टेनोसिस के साथ करेंगे लॉन्ग केस में, या एक पेशेंट आएगी जिसकी वैल्व रिप्लेसमेंट हुई हुई होगी, वैल्व करेक्शन सर्जरी हुई होगी, तो ये पेशेंट्स, तो इसलिए हमें एंटीकोगुलेंट्स का मस्ट पता होना चाहिए। और माइट्रल स्टेनोसिस की मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कितने वैल्व एरिया पे हमने क्या मैनेजमेंट करनी है, हमें उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, कौन से प्रेडिक्टर्स हैं कार्डियक इवेंट्स के प्रेगनेंसी में, उसको आपने नोप से याद रखना है, NOPE। एन से क्या है, उनकी NYHA क्लास क्या है, 3 और 4 जो है उसमें बैड आउटकम होता है, उसमें एडमिशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, 1 और 2 के जो है उनको हम एंटीनेटल विजिट पे फॉलोअप पे बुला सकते हैं, इनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, उनका आउटकम भी बहुत बेहतर होता है। जो O है NOP में ओ ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स के लिए, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस या सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस की पेशेंट है तो बैड आउटकम होगा इनका, ये भी हाई रिस्क पेशेंट्स होंगे। P से अगर प्रायर कार्डियक इवेंट हुआ है कोई P से, लाइक प्रीवियस MI की हिस्ट्री है, रिदमियास की, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की, पल्मी एडीमा हुआ था पेशेंट को, या इसके अलावा प्रीवियसली कार्डियोमायोपैथी प्रीवियस प्रेगनेंसी में हुई है, तो ये जो है प्रीवियस कार्डियक इवेंट्स वाली पेशेंट, ये भी प्रिडिक्टर्स हैं ऑफ कार्डियक इवेंट्स इन दिस प्रेगनेंसी। और इसके अलावा लास्ट में E है, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 45 से कम है तो ये भी हाई रिस्क पेशेंट्स में आएंगे, इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रेगनेंसी में। तो ये प्रेडिक्टर्स हो गए कार्डियक इवेंट्स के। जो कुछ कॉमन कंडीशंस है, लाइक जो माइट्रल स्टेनोसिस की पेशेंट्स होती है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशंस के चांसेस होते हैं, उसमें ECG पे क्या होगा, एब्सेंट P वेव होगी, इरेगुलर रिदम होगा, और T वेव इन्वर्जन भी आपको मिल सकती है। एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में आपने रेट को कंट्रोल करना है, एक्यूट सेटिंग में नहीं करना, स्पेशली ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है तो उस पर आपने फ़ौरन से बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्टली पेशेंट्स में होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज पेशेंट्स में, या जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं कार्डियक इवेंट्स कार्डियक डिजीज़ के, उनमें क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशंस होती हैं, इनमें आपने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। और इसके अलावा इनमें आपने एंटी प्लेटलेट देनी होती है, साथ में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी होती है ताकि थ्रोम्बस की प्रिवेंशन हो सके इसमें, क्योंकि इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, DVT वगैरह के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टेजेस होती है ब्लड की एट्रियम के अंदर।
जो माइट्रल रिगार्ज एओर्टिक रिगार्ज है प्रेगनेंसी में ये रेयर प्रेजेंटेशन होती है, ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये जो रिगार्ज वाले पेशेंट होते हैं प्रेगनेंसी में थोड़े बेहतर हो जाते हैं, मतलब क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, तो जो इनका रिगार्ज होता है इन वैल्व्स का, वो बैक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में आगे प्रेशर कम है, तो जब ब्लड पम्प करेगा वेंट्रिकल तो वो काफ़ी हद तक आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि आगे लो प्रेशर्स होते हैं, तो रिगर्जिटेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो रिगर्ज वाली लीहेज अच्छा बिहेव करती हैं, लेकिन जो स्टेनोटिक लीहेज होती हैं वो उनका बैड आउटकम होता है। कार्डियोमायोपैथी को कैसे मैनेज करते हो आप, और उसमें आप डायरेटिक्स देते हो, ओवरलोड को प्रिवेंट करते हो, और इसके अलावा वेज़ोडिलेटर्स नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह दोगे जो वेसल्स को रिलैक्स करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने डोब्यूटामाइन, ताकि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है कार्डियोमायोपैथी में, क्योंकि मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन के डोब्यूटामाइन साथ में देते हो कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट में, लेकिन इनमें बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। मोस्टली जो पेशेंट्स मैनेज हो रहे होते हैं कार्डियक, उसमें आपने डायरेटिक्स माइंड में रखने हैं, ओवरलोड को प्रिवेंट करना है, बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं, और एंटीप्लेटलेट्स देनी होती हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्स से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, ऑक्सीजन बाय मास्क देनी होगी, प्रॉपर रखना होगा, और बाकी साथ में आपने कार्डियक मॉनिटर्स उनके वाइटल्स चेक करने हैं, चेस्ट ऑस्कल्टेशन करनी है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, और ये सब की टू मैनेजमेंट है। और सिम्टो का मैंने बता दिया, पीपीएच को कैसे आपने प्रिवेंट करना है कार्डियक पेशेंट में, वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिया। हमें एंटीडोट का भी पता होना चाहिए। जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है उसकी एंटीडोट जो है प्रोटामिन सल्फेट होती है, और ये 1 जो मिलीग्राम होता है प्रोटामिन सल्फेट का, वो 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन को रिवर्स करेगा। और इसके लिए अगर 55,000 इंटरेंशियल यूनिट्स आप लगा रहे हो हेपरिन के, तो उसके लिए आपके लिए 50 मिलीग्राम डोज होगी प्रोटामिन सल्फेट की। जो वारफरिन होती है वो विटामिन के एंटेगनिस्ट होता है, बेसिकली जो विटामिन के 2, 7, 9, 10 की एक्टिवेशन कर रहा होता है, तो वारफरिन इसको इनएक्टिवेट कर देंगे। इन फैक्टर्स की सिंथेसिस नहीं होती है, ऑक्सीडेशन इनकी कार्बोक्सिलेशन नहीं होती है बेसिकली। तो विटामिन वारफरिन को जो एंटागनाइज करेगी, जो फ़ौरन से हम ड्रग देते हैं इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें विटामिन के और साथ में हम FFPs जो हैं वो देते हैं। उससे भी रिवर्सल कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि डिले रिवर्सल होता है इसका, तो ये इसकी एंटीडोट होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से कि बेस्ट यही होता है कि इन पेशेंट्स को आप काउंसिल करके इनकी स्टरलाइजेशन करो। फैमिली कंप्लीट है या नहीं भी कंप्लीट है, प्रेफरेबल इनकी ये होता है कि इनका BTL हो जाए। अगर पेशेंट विलिंग नहीं है तो बैरियर मेथड्स रिलायबल नहीं होते हैं, आप वो भी ऑफ़र कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोजेंस हैं वो बेहतर होते हैं, मायरीना इनको आप ऑफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इनसे कॉन्ट्रासेप्शन सबसे पहले इनसे वो भी डिस्कस कर लेनी है आपने। पोस्ट ऑप पीरियड में आप पेन किलर्स के लिए ट्रोमोल, ग्रेविनेट हाफ वो लगा सकते हो, पेशेंट को प्रोवैस PD में स्टार्ट करा सकते हो, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, और पोस्ट ऑप में थ्रोम्बोफिलेक्सिस आपने कंसिडर करनी है, और डायरेटिक्स को आपने माइंड में रखना है कि आपने इसको लेसिस की ज़रूरत है तो आपने वो पेशेंट को लगाना है। बाकी वाइटल्स और मॉनिटरिंग करनी है पोस्ट ऑप पीरियड में। पोस्ट ऑप पीरियड में आपने उसके सिम्टम्स वगैरह देखने हैं, वर्स तो नहीं हो रहे, उसके लिए आपने विजिलेंट रहना है। और पोस्ट ऑप पीरियड में जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है जिसमें इन्फेक्शन है, UTI, चेस्ट इन्फेक्शन, उनको आपने देखना है कि कोई वो तो नहीं डेवलप कर रहे, फीवर, एंजाइटी और PV ब्लीडिंग के लिए आपने पेशेंट को देखना है, और पल्मोनरी एडिमा तो नहीं डेवलप कर ली। पोस्ट ऑप पीरियड में स्पेशली अगर पेशेंट को पहले कोई इस तरह का इशू नहीं है तो वो स्पेशल यूनिट में उसको मैनेज करना है, आपने उसको CCF के लिए देखना है, क्योंकि कार्डियक फेलियर या पल्मोनरी एडिमा ना डेवलप कर ले पेशेंट, तो उसके लिए आपने विजिलेंट लेना है। और बाकी आपने कॉन्ट्रासेप्शन तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए पेशेंट से। यहाँ हमने कुछ बातें कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड डिस्कस की। होप सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या मुझे अपना जो है वो रिव्यू दे सकते हो, ताकि क्योंकि जो इसका जो रेफरेंस बुक्स है जहाँ से मैंने इसको रीड किया है उसमें EBM है, इसके अलावा JP माला है जो रीसेंट उसका एडिशन है, इसके अलावा मेरे पास एक लॉन्ग केस की बुक है लोकल, वहाँ से मैंने इसको स्टडी किया है। लेक्चर नोट्स थे मेरे पास कार्डियोलॉजी में जो डॉक्टर काम कर रही थी, जो वर्किंग है ऑलरेडी कार्डियोलॉजी में जो सेटअप है, और वहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रहा है वो भी इसमें काफ़ी एडिड है। तो इसलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें इंशाल्लाह बन जाएगा। अगर इसके बावजूद कुछ एडिट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में वो बता सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और
वॉइस क्वालिटी इस वीडियो में अच्छी नहीं है क्योंकि पंखे की आवाज़ बीच में आ रही है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि नॉइस ना हो वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।